डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कैश ट्रांजैक्शन प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगा विच इज़ वेरी असेंशियल टू नो फॉर अ कॉमन मैन, क्योंकि दे आर स्ट्रिक्ट पेनल्टी प्रोविजन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कैश ट्रांजैक्शन। और कैश ट्रांजैक्शन में हम क्या कवर कर रहे हैं, लॉ में क्या कवर है? इफ अ ट्रांजैक्शन इज डन इन अ कैश, if a transaction is done through a cross check or cross demand draft। it means अगर हम बात करें अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई वगैरह, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन में अगर इन तीन एलिमेंट्स के थ्रू we are doing cash transaction, so we have to take certain precautions to avoid the penalty under income tax act. Now, these precautions or these penalties are applicable to an individual both at the business level and the personal level. Means even if a person is not carrying on any business, any execute the cash transaction जो हम पढ़ेंगे, then also penalty is attracted. तो ये दोनों चीज़ों में पेनल्टी एप्लीकेबल होगी इफ वी एग्जीक्यूट द कैश ट्रांजेक्शन बियॉन्ड अ लिमिट जो हम पढ़ने वाले। तो हेंस इट्स एसेंशियल कि वी शुड टेक प्रिकॉशंस ऑफ द कैश ट्रांजेक्शंस। नाउ लेट्स स्टार्ट। रिसिप्ट ऑफ कैश, मैंने जब भी यहाँ कैश वर्ड में यूज करूंगा तो कैश का मेरा मतलब ये तीनों चीजों में से कुछ भी कवर है। रिसिप्ट ऑफ कैश ऑफ रुपीज 2 lakhs or more other than loan or proceeds against sale of immovable property। Receipt of cash of 2 lakhs or more other than loan और प्रोसीड्स अगेंस्ट सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके ऊपर अलग से प्रोविजन है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रिसिप्ट ऑफ कैश ऑफ 2 लाख और मोर। अब हम आगे पढ़ते हैं पेनल्टी कब अट्रैक्ट होगी। रिसिप्ट ऑफ कैश ऑफ 2 लाख और मोर इन अ फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस will attract the penalty under income tax act equivalent to the amount received in cash। इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस यही थोड़े से क्रिटिकल है जो समझने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। Receipt of cash in a single day from a person, whether against separate bills, separate transactions और separate events। मीन्स अगर किसी ने एक दिन में 2 लाख या उससे ज्यादा कैश लिया है, चाहे दिन में उसने 5 बार लिया हो, बट एक दिन में 2 लाख या उससे ज्यादा कैश लिया है फ्रॉम अ पर्सन, then if this transaction comes in the knowledge of income tax department, then they can levy a penalty of equivalent to the amount received in a cash। तो हम अभी उस चीज पे नहीं जा रहे, पता कैसे लगेगा? वी आर जस्ट टेकिंग द नॉलेज कि इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने से देयर कुड बी अ पेनल्टी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? रिसिप्ट ऑफ कैश इन अ सिंगल डे फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, वेदर अगेंस्ट सेपरेट बिल्स, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, बेटर जल्दी समझ में आएगा। मिस्टर ए हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 45,000। अब उसने ही रिसीव्ड रेंट फॉर 5 months इन कैश अमाउंटिंग टू 2,25,000 ऑन अ सिंगल डे। अब रेंट तो मंथली है, बट उसने 5 महीने का रेंट इकट्ठे अपने टेनेंट से एक दिन में ले लिया, विच अमाउंट्स टू 2,25,000। नाउ दिस इज द रिसिप्ट ऑफ अ कैश in a single day from a single person, hence penalty under section 271 DA is attracted, which in this case will be equivalent to 2,25,000 rupees। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेता हूँ एक। मिस्टर ए रिसीव अ कैश ऑफ रुपीज 5 lakh फ्रॉम हिज वाइफ्स फादर। Such gift is exempt from taxation as gift from wife's father is exempt from tax। तो यहाँ पे जो मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए वाइफ्स के फादर से, मीन्स अपने फादर इन लॉ से रिसीव करे हैं, दिस 5 लाख रुपीज विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ए, but since it's a receipt of cash of 2 lakhs or more in a single day from the single person, hence मिस्टर ए के ऊपर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। आगे एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए हैज सोल्ड गुड्स टू बी अगेंस्ट 3 bills।
each bill amounting to rupees 70 each. मीन्स मिस्टर ए ने बी को माल बेचा अगेंस्ट 3 बिल्स और हर बिल का अमाउंट कितना आ रहा है 70,000 रुपीज. मिस्टर बी पेड 2,10,000 टू मिस्टर ए ऑन अ सिंगल डे. मीन्स तीनों बिल की पेमेंट उसने एक ही दिन कर दी इन अ कैश. नाउ दिस इज अ payment received against 3 separate bills, but since the amount of 2 lakhs or more is received on a single day from a person, hence Mr. A is subject to penalty equivalent to 2,10,000. तो हमें ध्यान रखना है कि एक दिन में हमें 2 लाख या उससे ऊपर कैश फ्रॉम अ सिंगल पर्सन लेना ही नहीं. हम अभी उस पर नहीं जा रहे कि डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा. इन केस दे कम्स टू नो फॉर एनी रीजन, then penalty could be there. So hence the first precaution is that we should not accept a cash of 2 lakhs or more in a single day from a person in any situation. तो फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में पहला केस मैंने ये आपको बताया. अब मैं दूसरा केस लेता हूँ. रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम अ पर्सन अगेंस्ट अ सिंगल ट्रांजेक्शन. अब यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल. Mr. A sold goods to Mr. B for 240 against a single bill. Now this is a single transaction. Mr. B made a payment of 80,000 to A on 3 different dates. The said receipt of cash will attract a penalty, though single payment is less than 2 lakh rupees, but the aggregate payment in respect of single transaction is more than 2 lakhs. तो दो सिनेरियो हमने पढ़े. एक सिंगल डे में हमें पैसा मिल रहा है वेदर इट्स अगेंस्ट अ डिफरेंट ट्रांजेक्शन, और दूसरा हमने केस पढ़ा व्हेन वी आर रिसीविंग अ कैश अगेंस्ट अ सिंगल ट्रांजेक्शन. यहाँ पे सिंगल ट्रांजेक्शन कितने की थी 2,40,000 की थी, बट जो मुझे इंडिपेंडेंट कैश मिला दैट्स 80,000 ऑन अ 3 different dates. But since the aggregate amount is more than 2 lakh rupees against a single transaction, hence this receipt of cash of 80,000 on 3 different dates will attract a penalty because it's a receipt of cash from a person against a single transaction. तो मीन्स अगर हमें बात करें तो दिस विल मोर और लेस एप्लीकेबल इन अ बिजनेस केस कि अगर एक बिजनेसमैन ने गुड्स बेचे अगेंस्ट अ सिंगल बिल और उसके अगेंस्ट ही इज रिसीविंग द कैश पेमेंट्स ऑन 3 different dates. तो इफ अ सिंगल बिल अमाउंट इज 2 lakhs और मोर then penalty of that amount will be there. थर्ड केस लेता हूं विच इज टिपिकल यूनिक जिसमें एम्बिग्यूटी भी बहुत सारी है. Receipt of cash in respect of transactions relating to one event or occasion from a person. देखिए यहाँ भी हर जगह बात एक पर्सन की हो रही है. अब यहाँ पे जो बात लिखी है रिसिप्ट ऑफ कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, प्लूरल चीज है ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन. लॉ ने ये चीज तो बना दी है बट दे हैव नो वेयर डिफाइंड भैया ये इवेंट और ओकेजन का मतलब क्या है. तो यहाँ पे देयर आर लॉट मैनी एम्बिग्यूटीज. तो आई हैव ट्राइड टू टेक दैन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब हो सकता है. तो इफ एनीबडी वांट्स टू एग्जीक्यूट दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन दे शुड टेक अ प्रिकॉशंस. अब पहला केस लेते हैं. इन कनेक्शन विद द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर बी, Mr. A agreed to charge 80,000 for lawn given on a rent, 70,000 for decoration, and 1 lakh for catering charges. Now, the single event, one event is the party. यहाँ पे एक इवेंट क्या हो रहा है पार्टी. उस इवेंट के लिए मिस्टर बी जो है ए को 3 पार्ट में पैसा दे रहा है. 80,000 लॉन के लिए, 70,000 डेकोरेशन के लिए और 1 लाख आपकी केटरिंग के लिए. मिस्टर बी पेड द एंटायर 250. अगर हम इन तीनों का टोटल करेंगे 80 प्लस 70 प्लस 1 लाख
It's amount to 250. Now Mr. B paid 250 to A in a cash. अगर हम ये भी मान लेते हैं कि ये तीन डिफरेंट डेट्स पे पे करे, तीन डिफरेंट डेट्स पे पे करे और हर ट्रांजेक्शन का जो कैश का पेमेंट का अमाउंट है इट्स लेस देन 2 लाख रुपीज, बट सिंस द एंटायर अमाउंट, इवन एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 70,000 रुपये पे करे 1/4 को, 80,000 हमने पे करे हैं 5/4 को, और हमने 1 लाख पे करे हैं 10/4 को। ये मैंने तीनों जो पेमेंट्स है डिफरेंट डेट्स पे करी है, बट तीनों पेमेंट कैश में करी है, बट तीनों पेमेंट इज लिंक टू अ सिंगल इवेंट दैट इज अ पार्टी। तो हेंस इस केस में जो रेसिपिएंट है, ये पूरे सेक्शन, इस पूरे केस में जो पेनल्टी लग रही है वो किसको लग रही है, जिसको कैश मिल रहा है। तो इन दिस केस मैं यहाँ पे ए को पूरा पैसा मिल रहा है कितना, 2,50,000 रुपये, though it's on a different date, but since it's in a connection with the one event, the receipt of 2,50,000 by A in cash will attract a penalty equivalent to 2,50,000 rupees. तो यहाँ पे क्योंकि पार्टी इवेंट और ओकेजन डिफाइन नहीं करा है, तो वी आर टेकिंग एक नॉर्मल जो मतलब है जो वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग। नाउ इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ। एन एग्रीमेंट मे बी कंसिडर्ड एज एन इवेंट। अगर हम डिक्शनरी मतलब लिखेंगे, इवेंट मतलब कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करनी, बहुत सिंपल मतलब बता रहा हूँ। एक एग्रीमेंट में बी कंसिडर्ड एज एन इवेंट। आगे एग्जांपल लेता हूँ, ए एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू लेट हाउस टू बी फॉर 40,000 पर मंथ। अब यहाँ पे ए ने ये जो एग्रीमेंट करा है, if we go by simple meaning of dictionary meaning on an event, this is an event between A and B to enter into an agreement कि हम B को अपना घर किराए पे दे रहे हैं और मंथली किराया कितना है, 40,000 पर मंथ। If B paid monthly rent in cash, then aggregate cash receipts is 4,80,000 for a year. इन दिस सिनेरियो देर इज ऑल्सो अ रिस्क, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, इवेंट और ओकेजन वर्ड इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं करा है। तो असेसिंग ऑफिसर एक व्यू ये ले सकता है कि आपने ये जो एग्रीमेंट करा है, दिस एग्रीमेंट इज एन इवेंट, और उस इवेंट के परसुएंस में जो भी ओनर पेमेंट रिसीव कर रहा है, एंड इफ इट्स एक्सीड्स 2 lakhs or it's 2 lakhs or more, then the aggregate amount received in cash will attract a penalty equivalent to the amount of the cash received. तो इस टाइप के एग्रीमेंट्स में भी एक कॉमन मैन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना कि एक दिन में जो पेमेंट मिल रही है वो 2 लाख या 2 लाख से ऊपर है तो पेनल्टी लगेगी। लॉ ने जो ये सेक्शन की ड्राफ्टिंग करी है उसमें उन्होंने यही वर्ड यूज करे है कि सिंगल डे में सिंगल पर्सन से पैसा मिल रहा है 2 लाख या उससे ज्यादा, पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। कैश रिसीव हो रहा है in respect of single transaction, even though the individual cash receipt is less than 2 लाख रुपीज, पेनल्टी इज देयर। और अगर एक इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में एंड देयर डिफरेंट ट्रांजेक्शंस बट इट्स इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सिंगल इवेंट, then receipt of cash will also attract a penalty. एक केस लेता हूँ, ऑन हिज बर्थडे ए रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 2,50,000 इन कैश फ्रॉम वेरियस रिलेटिव्स। अब यहाँ पे ए को गिफ्ट मिला है कितना, 2.5 लाख रुपए फ्रॉम वेरियस रिलेटिव्स। अब यहाँ पे जो लॉ में टैक्स पेनल्टी है वो कब है, when a gift is received from a sorry gift I sorry when a cash is received from a single person। तो यहाँ पे मिस्टर ए को जो बर्थडे पे 2.5 लाख रुपए कैश में गिफ्ट मिला है, इट हैज बीन रिसीव फ्रॉम द वेरियस रिलेटिव, thus penalty will not be attracted as the amount is not received from a single person। अब यहाँ पे मैं इसकी टैक्सेबिलिटी पे नहीं आ रहा कि ए को जो 2.5 लाख रुपए मिले वो टैक्सेबल होंगे नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा रिलेटिव्स, और अगर हमें रिलेटिव से कैश गिफ्ट मिलता है इट्स नॉट टैक्सेबल। बट यहाँ पे
ए के हाथ में पेनल्टी भी नहीं लगेगी क्योंकि इट हैज बीन रिसीव फ्रॉम वेरियस पर्सन नॉट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। तो hence for a common man for a normal businessman it's essential कि जब भी हम कैश की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान में रखें टू अवॉइड एनी पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। रिसिप्ट ऑफ लोन इन अ कैश, in following cases, there will be penalty equivalent to receipt of loan in cash in the hands of the borrower। अगर हमने इन सर्कमस्टांसिस में लोन लिया इन कैश, और कैश का यहाँ भी वही मतलब है जो मैंने आपको टॉप में बताया था। तो अगर इन सर्कमस्टांसिस में बोरोवर ने लोन लिया इन कैश, then borrower could be subject to a penalty equivalent to the amount of loan received in cash। हम पढ़ते हैं वो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं। लोन अमाउंट इज 20,000 और मोर इन कैश, मीन्स जो सिंगल लोन ट्रांजेक्शन है वो बोरोवर ने लोन लिया है 20,000 रुपए या मोर इन कैश, देन पेनल्टी विल बी देयर इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ लोन। Existing loan is 20,000 or more and borrower receive further loan in cash from same lender, मीन्स मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो बोरोवर है और मिस्टर बी जो है वो लेंडर है। यहाँ पे उसके पास एग्जिस्टिंग लोन जो आ रहा है वो आ रहा है 20 से 25,000 रुपए का जो इसने इससे ले रखा है। अब ये फर्दर जो लोन लेता है, कितना लोन लेता है, 5,000 रुपए कैश में ले रहा है। इस सिनेरियो में इसने जो कैश में 5,000 रुपए का लोन लिया है तो मिस्टर ए के ऊपर पेनल्टी लग सकती है कितनी, इक्विवेलेंट टू 5,000 द अमाउंट ऑफ लोन रिसीव इन कैश, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग लोन है इट्स मोर देन 20,000। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग लोन मोर देन 20,000 है एंड इफ यू रिसीव फर्दर लोन इन कैश, then there will be penalty equivalent to the amount of loan received in cash। थर्ड सिचुएशन समझते हैं। एग्जिस्टिंग लोन इज लेस देन 20,000, borrower receive further loan in cash from same lender so that existing loan and new loan becomes 20,000 or more। इस सिनेरियो में वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो एग्जिस्टिंग लोन था, एग्जिस्टिंग लोन 16,000 रुपए था और हमने यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन कैश में रिसीव करा है। तो ये एग्जिस्टिंग लोन था, ये न्यू लोन था, तो हमारे ऊपर कितना लोन हो गया, 26,000। तो देयर विल बी पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 10,000 द अमाउंट ऑफ लोन रिसीव्ड इन कैश, बिकॉज द एग्जिस्टिंग लोन और नया लोन जो कैश में लिए द एग्रीगेट अमाउंट इज 20,000 और मोर। है जितना हमने लोन अभी नई ट्रांजेक्शन में कैश में लिया है इट विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी। तो लोन की ट्रांजेक्शन में कॉमन मैन या बिजनेसमैन जब भी लोन ले रहा है इन कैश तो ही हैज टू बी कॉशियस कि भाई अगर मैंने ए बी सी सिचुएशन मेरे उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है देन देयर कुड बी पेनल्टी इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ लोन रिसीव्ड इन अ कैश। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। रिसिप्ट ऑफ मनी इन कैश इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस और नॉट। इतने लंबे वर्ड को मैंने यहाँ पे एक सिंपल वर्ड दे दिया स्पेसिफाइड सा, तो सो दैट मुझे उसको रिपीट करने में इजी रहेगा। मीन्स एक आदमी है, ही इज इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के प्रोसेस में वो बायर से एडवांस ले रहा है। अब लॉ क्या बोलता है, इन फॉलोइंग केसेस देयर विल बी पेनल्टी equivalent to the receipt of specified sum in cash in the hands of the recipient। तो जो सेलर है तो सेलर को अगर इस तीन सिचुएशन में कैश में वो एडवांस ले रहा है देन इट विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। मैं बताता हूँ। The advance specified sum is 20,000 or more in cash।
मीन्स आपने एक ट्रांजेक्शन में 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा कैश में लिया है तो रेसिपिएंट के हाथ में पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टिंग स्पेसिफाइड सम इज 20,000 और मोर। एडवांस ले रखा है अभी, ज़रूरी नहीं है वो कैश में ले रखा हो। मैंने यहाँ पे जो बात कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको एडवांस मिल रहा है इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और अगर आपको एडवांस 20,000 या उससे ज़्यादा कैश में मिला है तो देयर विल बी पेनल्टी इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड इन अ कैश। आपने एडवांस जो ऑलरेडी एडवांस ले रखा है पार्टी से, सेलर ने, सेलर की बात कर रहे हैं, सेलर ने जो एडवांस ले रखा है वो 5 लाख ले रखा है, और ये 5 लाख किसके थ्रू आए थे? बैंकिंग चैनल के थ्रू आए थे। अब सेलर ने फर्दर एडवांस लिया 10,000 rupees in cash. In this scenario, this is a B case. In this scenario, the 10,000 जो seller ने advance लिया है, it will attract a penalty in the hands of the seller क्योंकि existing advance जो है it's more than 20,000 और further जो advance लिया है वो cash में लिया है तो there will be a penalty equivalent to amount received in a cash which is 10,000. नेक्स्ट केस लेते हैं। एग्जिस्टिंग स्पेसिफाइड सम इज लेस देन 20,000। मीन्स अभी जो हमारे पास एडवांस है, जो हमारे पास बैंकिंग चैनल से एडवांस आया है से वो आया हुआ है 16,000। अब नया एडवांस लिया कैश में 10,000 रुपीज। नाउ ये दोनों एडवांस मिला के इट क्रॉसेस 20,000, तो ये जो 10,000 का एडवांस कैश में लिया है इट विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी। तो कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे तो वी नीड टू बी कॉशियस कि अगर हम एडवांस ले रहे हैं इन कैश तो इस सिचुएशन में देयर कुड बी पेनल्टी अगर ये सिचुएशन एप्लीकेबल हो रही है। तो यहाँ पे हमने 3 सिनेरियो जो करे वो हमने कौन से करे? रिसिप्ट ऑफ कैश 2 lakhs और मोर अदर देन लोन और प्रोसीड्स अगेंस्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि उसके बारे में अलग लॉ। यहाँ पे हम रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पैसा आया 2 लाख या उससे ऊपर तो रिसिपेंट के हाथ में पेनल्टी है। यहाँ पे पैसा आया बाय वे ऑफ लोन तो बोरोवर के हाथ में है, वो भी रिसिपेंट है। यहाँ पे सेलर के हाथ में एडवांस आया 20,000 या मोर, उस तो भी सेलर रिसिपेंट के हाथ में। अब हमारे नेक्स्ट सिचुएशन में रीपेमेंट ऑफ लोन इन कैश। इन फॉलोइंग केसेस देयर विल बी पेनल्टी इक्वलेंट टू रीपेमेंट ऑफ लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। मीन्स उसको मैंने टोटल वर्ड क्या बोला है? टोटल रीपेमेंट इन कैश इन दी हैंड्स ऑफ बोरोवर। मीन्स अगर बोरोवर इस सिचुएशन में ए और बी में लोन की रीपेमेंट कर रहा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, जिसको मैंने वर्ड यूज करा टोटल पेमेंट, और अगर वो टोटल पेमेंट ए और बी सिचुएशन में फॉल कर रही है देन देयर विल बी पेनल्टी इन द हैंड्स ऑफ बोरोवर। बताता हूँ। टोटल रीपेमेंट का मतलब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लोन प्लस इंटरेस्ट इज 20,000 और मोर। तो अगर आपने जो लोन रीपे करा है इट्स 20,000 और मोर इन कैश देन देयर विल बी पेनल्टी इन द हैंड्स ऑफ द बोरोवर। एग्जिस्टिंग लोन अलॉन्ग विद ड्यू इंटरेस्ट इज 20,000 और मोर। अभी जो लोन है मेरे पास आउटस्टैंडिंग जो लोन आ रहा है, आउटस्टैंडिंग लोन आ रहा है 19,000 और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू होके आ रहा है वो आ रहा है 3,000 रुपये। तो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो गया? 22,000। अब हमने रीपे करा इसमें से 5,000 इन कैश, देन दिस 5,000 इन कैश विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट है और प्लस इंटरेस्ट इज मोर देन 20,000। उस सिनेरियो में मैं कुछ भी लोन कैश में रीपे करूंगा इट विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन रीपेड इन कैश। तो होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। रीपेमेंट ऑफ एडवांस along with interest in cash received earlier in connection with transfer of immovable property whether transfer has taken place or not।
उसको भी मैंने क्या नाम दिया, स्पेसिफाइड सम। ये हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सेलर ने एडवांस लिया, क्लियर है। अब सेलर ने वो जो एडवांस लिया था सम ऑफ प्रॉपर्टी की, में उसको एडवांस वापस करना पड़ा। और अगर वो एडवांस कैश में वापस कर रहा है तो देयर विल बी दी पेनल्टी इन द हैंड्स ऑफ द पेयर। पेयर यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे सेलर। तो यहाँ पे पेनल्टी सेलर के हाथ में अट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पे हमने क्या समझने की कोशिश करते हैं, रीपेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सम इज 20,000 और मोर इन कैश। मीन्स सेलर है, सेलर ने ऑलरेडी एडवांस ले रखा था, मान लीजिए 2 लाख रुपीस। अब फॉर सम रीजन उसको ये एडवांस रीपे करना पड़ा। उसने ये 25,000 का एडवांस रीपे करना पड़ा। उसने ये 25,000 का एडवांस कैश में रीपे करा है। इन दिस सिचुएशन सेलर के हाथ में पेनल्टी विल बी अट्रैक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000। ये सिचुएशन जो मैंने यहाँ पे ली है, ये सिमिलरली यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रही है। एग्जिस्टिंग स्पेसिफाइड सम इज 20,000 और मोर, पेयर रीपेड पार्ट और होल ऑफ द स्पेसिफाइड सम इन कैश। ये एग्जांपल से लेता हूँ। अभी जो एग्जिस्टिंग एडवांस आ रहा है वो आपका 2 लाख रुपीज आ रहा है। सेलर ने एडवांस रीपे करा 15,000 in cash. Though the repayment amount is less than 20,000, but since existing advance is 2 lakhs, then this repayment in cash will attract a penalty in the hands of the seller. तो मैंने आपको यहाँ पे एक कोशिश करी है कि कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से कि what precautions they have to take while doing the cash transaction to avoid the penalty under income tax act. तो होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगेन माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।